जय श्री राम दोस्तों, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी इस फैमिली क्रैक एनी एग्जाम हेल्पर पर। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी कि ये जो आपकी वीडियो है ये सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। जितने भी आपके एग्जाम जो 2025 के अंदर कंडक्ट करवाए जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वीडियो आपकी एसएससी जीडी के लिए, रेलवे के लिए जो रिसेंटली एग्जाम है उनके लिए भी है और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी है। अगर बात की जाए कि ये जो प्रैक्टिस सेट है इसके अंदर आपके कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कभी 10 क्वेश्चन तो कभी 15 क्वेश्चन। ठीक है। और आप एक चीज याद रखना दोस्तों कि 10 क्वेश्चन को आप ये मत समझना कि ये क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके कम है, क्योंकि 10 क्वेश्चन के अंदर मैं आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करवाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन का एनालिसिस करके। और अगर ज्यादा क्वेश्चन लेकर आऊंगी मैं, आप मुझे कमेंट कर देना, अगर आप कहेंगे तो 20-30 क्वेश्चन मैं आपके हर एक सेट के अंदर लेकर आती रहूंगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। अगर बात की जाए लिम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो लिम जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर बात की नागालैंड, उड़ीसा और आपका है अरुणाचल प्रदेश। लिम की बात की गई है, लिम कौन से राज्य का लोक नृत्य है। लोक नृत्य यानी कि फोक डांस। अगर फोक डांस की बात की जाए कि हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर कितने फोक डांस है, तो समथिंग 2500 प्लस जो है वो आपके फोक डांस है। तो ये आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, वो सभी आपको ध्यान में रखते हुए चलने हैं। क्योंकि हर एक स्टूडेंट इस बात को अच्छे से जानता है कि हमारे एग्जाम के अंदर, एसएससी के अंदर 60 से 70 क्वेश्चन जो परसेंट जो क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर लिए जाते हैं, और 30 से 40% जो आपके क्वेश्चन है वो आपके नई लैंग्वेज बनाकर जो है वो क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर को आपको पहली प्रायोरिटी के ऊपर रखना है। तो फोक डांस कितने हैं आपके, 2500 के समथिंग आपके फोक डांस है। तो यहाँ पर बात की गई है लिम की, तो लिम आपका कहाँ पर पड़ता है, नागालैंड के अंदर। लिम कहाँ का है आपका, नागालैंड का। और अगर इसका दूसरा नाम पूछा जाए, लिम का दूसरा नाम, आपको लिम की जगह दूसरा नाम भी दे सकता है, लूरा लिम। ठीक है, नूरा लिम कहाँ का है आपका, तो नागालैंड का है। नागालैंड के इसके अलावा कौन कौन से हैं वो भी देख लेना यहाँ पर। एक तो आपका हो गया रेंगमा मोडसे, रेंगमा मोडसे, चोंग, बास, जेलियांग, और एक हो गया आपका सदल केनई, सदल केनई। तो ये आपके वो लोक नृत्य हैं जो कि आपके अधिकतर पूछे जाते हैं। हर एक वीडियो का मैं एनालिसिस करवाऊंगी बिल्कुल। आपको जो ये हैंड रिटन पीडीएफ जो है मेरी आपकी एनालाइज कराई हुई, ये आपको वीडियो जो चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और ये आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी। तो फिर से देख लो एक बार। लिम मिजोरम, ये नागालैंड का कौन कौन सा हो गया, एक तो लिम हो गया, रेंगमा, मोरसे, चोंग, बास और आपका जेलियांग, सदन के नहीं, सदन के नहीं। फिर बात करेंगे हम मिजोरम की। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम के कौन कौन से हैं, जिसके पीछे लम और टम आता है, लम और जो टम आता है वो सभी आपके मिजोरम के हैं। देखो रूट वर्ड में कहीं कहीं आपको बताती हुई चलूंगी, क्योंकि इनसे ही आप अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो लम और टम के अंदर जैसे आपका आ गया खुल्लम, खुल्लम, चेल्लम, एक आपका आ गया खंटम। ठीक है, तो ये आपके लम और टन के ऊपर आधारित हो गए। कुछ और भी अगर आपको मिल जाए इसके अलावा तो वो भी आपके याद रखना मिजोरम की है। उसके बाद हम बात करेंगे उड़ीसा की। उड़ीसा, तो उड़ीसा के कौन कौन से हैं आपके, याद रखना, पेंका, गोटीपुआ, पेंका, गोटीपुआ मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों, पेंका, गोटीपुआ उड़ीसा का। ठीक है, इसके अलावा आपके हैं अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए, वांचो और आपका पासी, वांचो और पासी। तो आपके हर एक जो ये स्टेट है आपके, वहां से एक दो मैं आपको फोक डांस बताती हुई चलूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके अलावा आपको अलग से जो दूसरे हैं वो बताई जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले पीछे वाली वीडियो को आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। इसके अलावा कुछ और भी जो आपके स्टेट है वहां के भी हम देखते हुए चलेंगे। जैसे बिहार, बिहार के कौन कौन से हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, जाट जटिन, जाट जटिन। एक हो गया आपका विदेशिया, विदेशिया कहाँ का है, बिहार का। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से हैं, पंडवानी और एक आपका सुआ, पंडवानी और सुआ। बात करेंगे हम लोग गुजरात की। गुजरात, गुजरात के कौन कौन से हैं, हल्ली साका, हल्ली साका, टिप्पणी, डांडिया, गरबा। तो ये जो है वो आपके गुजरात के हैं। फिर आएगा आपका कर्नाटक। देखो साउथ के, और जो आपका एक तो साउथ हो गया, एक आपका
ईस्ट हो गया। वहां के आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रायोरिटी के ऊपर रखने हैं, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो ज्यादातर वहीं से बनते हैं। एक तो आपका हो गया लांबी, कर्नाटक से कौन कौन से हो गए आपके, लांबी, वीरगासे, भूता आराधना, याद रखना भूत आराधना भी दे सकता है या भूता आराधना भी दे सकता है, सुग्गी, ठीक है। एक आपका हो गया पढ़ियनी, सुग्गी पढ़ियनी, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट फोक डांस है, मोस्ट इंपोर्टेंट फोक डांस। हर एक वीडियो के अंदर जितनी भी मैं आपके लिए चीजें लेकर आई हूँ दोस्तों, वो सारी आपको प्रीवियस ईयर को जो ध्यान में रखते हुए लेकर आई हूँ। फिर से एक बार क्वेश्चन का रिवीजन कर लो आप। लिंग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये लिंग जो है आपका नागालैंड का है। रेंगमा मोरसे चोंग बास जेलियांग सदन के नहीं, आपके कहाँ के हैं, नागालैंड के। दूसरा अगर हम बात करें मिजोरम की, तो जिनके भी पीछे लम ओटम जो रूट आता है आपका, रूट वर्ड लम ओटम, जैसे खुल्लम चेल्लम खंटम, ये आपके कहाँ के हो गए, मिजोरम के। उड़ीसा का कौन कौन सा है, पेंका गोटीपुआ, कौन कौन सा है, पेंका गोटीपुआ, गोटीपुआ, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वही लेकर आई हूं, तो किसी को भी आप बीच में से स्किप मत करना। अरुणाचल प्रदेश वांचो पासी, अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है, वांचो पासी। कर्नाटक की अगर बात की जाए, लांबी, वीरगासे, सुग्गी, पढ़ियनी, लांबी, वीरगासे, सुग्गी, पढ़ियनी। गुजरात का है आपका हल्लीसाका, टिप्पणी, डांडिया, हल्लीसाका, टिप्पणी, डांडिया। छत्तीसगढ़ का है आपका पंडवानी सुआ, छत्तीसगढ़ का कौन सा है, पंडवानी सुआ। बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार से विदेशिया, और एक आपका जाट जटिन, विदेशिया जाट जटिन। अब यहाँ पर देखो एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपका राजस्थान का हो गया, राजस्थान का एक है जो पूछा जाता है अधिकतर, कौन सा है आपका, कालबेलिया। राजस्थान का कौन सा है, कालबेलिया। 2010 के अंदर जो कालबेलिया लोक नृत्य है उसको जो है यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया था 2010 में, ठीक है। कालबेलिया जो लोक नृत्य है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और सपेरा जनजाति की महिलाओं के द्वारा, किसके द्वारा, सपेरा जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। एक आपका जैसे हो गया महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का लावनी हो गया, लावनी बहुत पूछा जाता है महाराष्ट्र का, एमएस का कौन सा है, महाराष्ट्र का लावनी, जो कि आपका अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। यहां पर अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है, तो कौन सी है, बेटन कप, बॉम्बे गोल्ड कप, एमसीसी, मुरुगप्पा गोल्ड कप, ओबेदुल्ला खां गोल्ड कप। तो जो भारत में हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है वो कौन सी है। अगर बात की जाए, सबसे पहले आप आंसर को खुद से रिलेट करके बनाएं कि आपका जो आंसर है वो क्या रहने वाला है, उसके बाद में मैं आपका करवा दूंगी। तो यहाँ पर है भारत में हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है आपकी, बेटन, कौन सी है, बेटन कप। इसके बारे में भी हम कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स देखेंगे, जो कि आपकी जो हॉकी का जो मैच है वो आपका अगर पूछा जाएगा कितनी देर का रहने वाला है, टाइम पीरियड कितना है उसका, तो 60 मिनट का होता है आपका हॉकी का मैच। कितनी देर का, 60 मिनट का, जिसके अंदर 4 राउंड आपके होते हैं 15-15 मिनट के, 4 राउंड आपके 15-15 मिनट के होते हैं। इसकी अगर बात की जाए, देखो ये क्वेश्चन बेटा मैं वो बता रही हूँ जो कि आपके एग्जाम के अंदर आगे आने की संभावना है और पीछे आपके आ चुके, ठीक है। तो इन चीजों को अच्छे से देख लेना। अगर बात की जाए पहले और दूसरे राउंड के बीच में कितना अंतर होता है आपका, तो 2 मिनट का ब्रेक मिलता है। कितने का ब्रेक मिलता है, 2 मिनट का। और तीसरे और चौथे के अंदर भी आपको 2 मिनट का ब्रेक देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर बात की जाए तीसरा और जो ये सॉरी दूसरा और जो तीसरा है, इसके मध्य आपको 15 मिनट का ब्रेक देखने को मिलेगा। 15-15 मिनट के 4 राउंड है और 15 मिनट का ही आपको ब्रेक देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर बात की जाए कि भारत ने ओलंपिक गोल्ड कितनी बार जीता है हॉकी में, ठीक है। तो हॉकी में जो आपका ओलंपिक गोल्ड है वो आपका 8 बार जीता है, 8 बार ओलंपिक में, ओलंपिक में, ठीक है। और जो फर्स्ट जीता था वो कब जीता था आपका, तो फर्स्ट आपका जीता था 1928 में आपका पहला हुआ था, लेकिन जो भारत ने जो पहला जीता था वो आपका 1932 में जीता था। उसके बाद में याद रखना 4 साल बाद फिर दोबारा 1936, फिर आपका 1948 में जीता 36 के बाद में। उसके बाद में 1948 के बाद में फिर 4 साल बाद 1952 में जीता है, फिर 4 साल बाद 1956 में, फिर आपका 1964 में, और उसके बाद में लास्ट जो आपका जीता था वो 1980 में जीता था। लेकिन 1980 के बाद जो है वो कभी भी भारत ने हॉकी में जो ओलंपिक में गोल्ड प्राइज नहीं जीता है। लास्ट कौन सा था आपका, 1980 में। और 1980 वाला आपका कहाँ करवाया गया था, तो रूस में करवाया था, मॉस्को रूस में करवाया था। और अगर फर्स्ट की बात की जाए कि हॉकी का जो ओलंपिक है वो पहली बार कब आयोजित हुआ, तो पहली बार आपका 1928 में आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था आपका, तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड, नीदरलैंड याद रखना, एम्स्टर्डम नीदरलैंड, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए वर्ल्ड कप की, ये तो हो गए आपके ओलंपिक के। अगर वर्ल्ड कप की बात करें, यहाँ पर वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो सबसे पहला जो आपका हॉकी का वर्ल्ड कप 1971 में हुआ था, जिसमें भारत ने कौन सा प्राइज जीता था, 3rd, ठीक है। दूसरा आपका 1973 में हुआ था, जिसमें भारत आपका 2nd पोजीशन पे था।
तीसरा जो है आपका 1975 में हुआ था, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, जो भारत ने वर्ल्ड कप में फर्स्ट प्राइज जो है आपका कब जीता था, तो 1975 में जीता था, ठीक है। और किसको हराया था 1975 में? पाकिस्तान को हराया था। पाकिस्तान को हराया था और तब एक बार जीता था वर्ल्ड कप आपका 1975 में। उस टाइम के कैप्टन भी पूछे जाते हैं, उस टाइम के कैप्टन भी पूछे जाते हैं कि जो भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था 1975 में, उस टाइम पे हॉकी क्रिकेट टीम, सॉरी हॉकी जो हमारी टीम थी उसके आपके कैप्टन कौन थे? तो कौन थे? अजीत पाल सिंह हॉकी टीम के कैप्टन थे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले एक बार रिवीजन कर लो। भारत में हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता आपकी है बेटन कप। ये जो आपका हॉकी का मैच है ये 60 मिनट का खेला जाता है, यानी कि 15-15 मिनट के इसके अंदर कितने राउंड होते हैं? 4 राउंड होते हैं। जो बीच वाला आपका राउंड होता है, यानी कि ऊपर आपके 2 राउंड हो गए और नीचे 2 राउंड हो गए आपके, ठीक है। तो इनके बीच में जो आपका ब्रेक मिलता है वो आपका 15 मिनट का मिलता है। लेकिन अगर बात की जाए कि पहले और दूसरे राउंड के बीच में और तीसरे और चौथे राउंड के बीच में जो आपका ब्रेक होता है वो आपका छोटा ब्रेक होता है, ओनली 2 मिनट का। आपका जो ओलंपिक के अंदर गोल्ड है, ओलंपिक में गोल्ड प्राइज जो है वो भारत ने कितनी बार जीता है? 8 बार जीता है टोटल। सबसे पहले बात करेंगे कि ओलंपिक में जो आपका हॉकी ओलंपिक है वो कब से स्टार्ट हुआ था? 1928 से स्टार्ट हुआ था एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, ठीक है। और अगर डेट की बात की जाए कि भारत ने कब कब जीता है 8 बार, 1980 लास्ट बार जीता था, जो कि रूस में जीता था 1980, ठीक है। तो 32, 36, 48, 52, 56, 64 और एक आपका 80 हो गया, ठीक है। और एक आपका ये 1928 वाला हो गया। ये आपका सबसे फर्स्ट वाला है। फर्स्ट बार जो जीता है वो 1928 में, उसके बाद सेकंड आपका 32 में, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और आपका 8th। देखो 8 बार लास्ट जीता है, 1980 के बाद कोई नहीं जीता, ठीक है। अगर बात की जाए वर्ल्ड कप की, हॉकी वर्ल्ड कप की, तो आपका 1971 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बार्सिलोना स्पेन में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ हुआ था? यहाँ पर लिख देती हूँ, बार्सिलोना स्पेन। बार्सिलोना स्पेन में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, जहां पर भारत जो है वो थर्ड रैंक पर था। 1973 में आपका एक साल बाद आपका दोबारा हुआ। जैसे 71 में पहले हो चुका था, फिर 72 को छोड़कर एक साल बाद फिर से हुआ। सेकंड पोजीशन पे भारत था। और फिर अगर बात की जाए 1975 में हुआ था, तो उसमें भारत जो है वो आपका फर्स्ट रैंक पर था। कौन सी रैंक पर था? फर्स्ट रैंक पर। और किसको हराया था अगर बात करें तो पाकिस्तान को हराया था। उस टाइम के कैप्टन की बात की जाए तो कौन थे? अजीत पाल सिंह। कौन थे आपके? अजीत पाल सिंह। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और आपके मोस्ट इंपोर्टेंट, वो भी यहाँ पर लिख देती हूँ। पहली राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, पहली राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जो है वो आपकी कब हुई थी? 1928 में, याद रखना, ठीक है। ओलंपिक वाला याद रखना, फर्स्ट 1928, ये भी आपको इसी से रिलेट करके याद कर लेना, 1928 के अंदर हुई थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हॉकी का सबसे पुराना क्लब कब बना था आपका? सबको पता है 1885 में कोलकाता क्लब था आपका। कौन सा था? कोलकाता क्लब, जो कि आपका 1885 में बना था। तो भारत की पहली राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आपकी 1928, और हॉकी का सबसे पुराना क्लब आपका 1885, जो कि आपका कोलकाता क्लब था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो मैं पहले सबसे पहले आपको याद करने की चीज़ बताती हूँ कि किस तरीके से आपको याद करना है। इतनी सारी चीज़ें आपको कैसे याद होंगी, क्योंकि स्टैटिक जीके जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर किसी को जल्दी से याद नहीं होता। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, जैसे जो मैंने एनालाइज किया है क्वेश्चन का, पहले आप क्वेश्चन को देखो, एनालाइज की हुई चीज़ों को आप नोट करते हुए चलो, और बार बार आप इनको जैसे रिवाइज करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी बार आपके ये माइंड के अंदर सेट होती चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य केरल में प्रचलित सदियों पुरानी मार्शल आर्ट को प्रतिबिंबित करने वाले रंगीन श्रृंगार और अद्वितीय मुखौटा का प्रतिष्ठित है? अद्वितीय मुखौटा के द्वारा प्रतिष्ठित है। तो यहाँ पर बात की गई है सबसे पहले केरल के लोक नृत्य की, ठीक है, सॉरी फोक डांस की, यहाँ पर वो क्लासिकल डांस की बात की गई है, शास्त्रीय नृत्य की। और इसके अंदर बात की गई है श्रृंगार की और मुखौटा की। तो हम देखेंगे जो केरल है, पहले तो आप ऑप्शन देखिए, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली और एक है आपका ओडिसी। तो कौन सा आपका ऑप्शन रहने वाला है? इसमें मैं ही आपको बता देती हूँ कि जो केरल राज्य है उसके 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक तो आपका मोहिनीअट्टम हो गया, एक आपका कथकली हो गया। कौन कौन से हैं? मोहिनीअट्टम, कथकली।
एक तो आपका पुरुषों के द्वारा किया जाता है और जो दूसरा है वो आपका महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपका दे रखा है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है आपका? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। तीसरा चौथा है आपका ओडिसी। ओडिसी जो है वो आपका उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आपका जो आंसर है वो रहने वाला है कथकली, क्योंकि कथकली के अंदर ही आपका जो श्रृंगार है, मुखौटा है, वो आता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? कथकली। तो शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे। शास्त्रीय नृत्य जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? अगर बात की जाए तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, जो कि 7 राज्यों के अंदर है। ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो कितने राज्यों में है? 7 राज्यों में है। कौन कौन सा है आपका? तो 8। और अगर बात की जाए कि नया कौन सा है आपका, तो नोवा कौन सा जुड़ा है आपका? छऊ। छऊ जो है वो आपका नोवा जुड़ा है। सबसे पहले हम 8 की बात करेंगे कि आप 8 आपके कौन कौन से और कहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है आपका सबसे पुराना। क्वेश्चन बना के लिख देती हूँ मैं यहाँ पर क्वेश्चन। सबसे पुराना अगर पूछा जाए, सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम लगभग 2000 वर्ष पुराना है आपका भरतनाट्यम। कौन से राज्य से है ये आपका? तमिलनाडु से। कौन से राज्य से है आपका? तमिलनाडु से। दूसरा है आपका सबसे नया। अगर बात की जाए नया कौन सा है आपका, जो सबसे लास्ट में आपका बना है? सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। लगभग 500 वर्ष पहले ये आपका बना है। और जो सत्रिया है इसके किसने बनाया है इसको? अगर बात की जाए तो श्री शंकर देव ने। किसके लिए? अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए। श्री शंकर देव ने अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए, प्रदर्शन के लिए। ये तो आपका हो गया असम का सत्रिया, और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम कथकली आपका कहाँ का हो गया? केरल का हो गया। उड़ीसी आपका उड़ीसा का हो गया। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का हो गया। इसके अलावा आपके 2 बचे हैं। कथक कहाँ का है आपका? यूपी का। कथक कहाँ का है? यूपी का। जो अगर बात की जाए कि उत्तर भारत में सिर्फ एक आपका शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा है आपका? मोस्ट इंपोर्टेंट है कथक। एक आपका बच गया मणिपुरी। मणिपुरी जो कि कहाँ है आपका? मणिपुर में। मणिपुर में। और एक आपका अर्धशास्त्रीय नृत्य है, कौन सा? छऊ। और जो छऊ है वो आपका 3 राज्यों के अंदर मनाया जाता है। 3 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं? उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर है आपका, देखो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुके कि उड़ीसा के अंदर कौन सा छऊ मनाया जाता है? मयूरभंज छऊ। मयूरभंज छऊ यानी कि मयूर मतलब मोर और उड़ीसा मतलब उड़ गया। तो मोर के पंख होते हैं तभी मोर उड़ता है, तो इस चीज से याद रखना। दूसरा है आपका झारखंड। झारखंड में है आपका सरायकेला। सरायकेला छऊ। तीसरा आपका हो गया पुरुलिया। पुरुलिया यानी कि पहले लिया, पूरा लिया। ठीक है, पुरुलिया छऊ कहाँ का है ये आपका? पश्चिम बंगाल का। यानी कि अगर कोई भी बंदा, इस चीज से याद रखना, पुरुलिया। पुरुलिया यानी कि पूरा लिया, क्या? बंगला। पूरा लिया बंगला। अगर कोई आदमी बंगला खरीदेगा तो क्या लेगा? पूरा लेगा। ठीक है, झारखंड का याद रखना कि ये सराय केला यानी कि केला कहाँ होती है आपकी? ज्यादातर झारखंड में। तो इस चीज से आप रिलेट करके याद कर सकते हो। अगर बात की जाए कुचिपुड़ी की, कुचिपुड़ी से एक क्वेश्चन आपका आता है कि कुचिपुड़ी का जो नाम है वो कौन से गाँव के नाम पर पड़ा है? तो आपका आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में एक गांव है आपका, कौन सा? कुचेलापुरम। कुचेलापुरम। तो कुचेलापुरम गांव के नाम पर ही आपका जो है वो कुचिपुड़ी का नाम पड़ा है। अगर बात की जाए हमारे कथकली की, यानी कि जो आपका आंसर है, अगर उसकी बात करें तो जो कथकली है वो किसका प्रतीक है? एग्जाम में आ चुका। कथकली आकाश का प्रतीक है। आकाश तत्व का प्रतीक है। प्रतीक है। और जो ये है ये कला के 5 रूप को दर्शाता है। कथकली आपका 5 रूप को कौन कौन से हैं? लिटरेचर जिसको हिंदी में साहित्य बोलते हैं, पेंटिंग जिसको चित्रकारी बोलते हैं, एक आपका डांस हो गया जिसको नृत्य बोलते हैं, म्यूजिक जिसको संगीत बोलते हैं, और एक आपका एक्टिंग जिसको अभिनय बोलते हैं। एक कौन सा हो गया आपका? एक्टिंग जिसको कि अभिनय बोला जाता है। तो यहाँ पर देखे होंगे आपने कि एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं डेली के आपके 10 क्वेश्चन करवाऊँ तो डेली आप 100 से
यानी कि आप ये लगा लो कि समथिंग आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो डेली के। अगर आपने एक महीने क्वेश्चन किए तो एक महीने के अंदर आप 3000 वो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो मैं दोस्तों आशा करती हूँ और मैं आपसे एक वादा करती हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, जो कि आपके हर एक एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। और यहाँ से आप जीके जीएस करने के बाद किसी भी एग्जाम में जाकर आप बैठ सकते हैं, आपका जीके जीएस का आप स्कोर देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना है, आपको हर एक वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो का बार बार में रिवीजन करना है। नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, उनके द्वारा आप रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, कबड्डी की किस शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है। फिर से क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, कबड्डी की किस शैली को आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल तौर पर जो है वो आपकी मान्यता प्राप्त है। कौन सी है आपकी शैली, राष्ट्रीय, संजीवनी, व्रत या फिर संवाहिनी। ठीक है, ये 4 शैलियां जो है आपके ऑप्शन में दे रखी है, तो कौन सी शैली को जो है वो ऑफिशियल मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर आएगा आपका संजीवनी शैली। कितनी शैलियां हैं आपकी, 4 शैलियां हैं। एक तो आपकी हो गई संजीवनी शैली, एक हो गई अमर शैली, एक हो गई हुत्तड़ू शैली, हुत्तड़ू शैली, ठीक है, और एक हो गई आपकी गामिनी शैली। 4 शैलियां हैं आपकी, संजीवनी, अमर, हुत्तड़ू और एक है आपका गामिनी शैली। अगर बात की जाए कि कबड्डी का जो मैच है वो कितने मिनट का होता है, तो ये आपका महिलाओं के लिए यानी कि मेल्स के लिए, पुरुषों के लिए, और यहाँ पर आपका फीमेल्स के लिए, फीमेल मेल अलग अलग होता है। ये आपका मेल्स के लिए कितना होता है आपका 40 मिनट का होगा आपका, 40 मिनट, और महिलाओं का होगा आपका 30 मिनट का। पुरुषों का होगा आपका 20:5:20, ठीक है, और महिलाओं का होगा 15:5:15, यानी कि रेशियो में दे रखा है आपका। इसी तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि 20 मिनट पहले खेलेंगे, फिर आपका 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, फिर 20 मिनट खेलना है। ये हो गई आपकी पुरुषों की बात। अगर महिलाओं की बात की जाए तो 15 मिनट आपको खेलना है, 5 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा, फिर दोबारा आपको 15 मिनट के लिए खेलना है। और इनका ग्राउंड भी दोनों का अलग अलग होता है। अगर पुरुषों की बात की जाए तो पुरुष का मैदान कितना होता है, पुरुष मैदान ये होता है आपका 13x10 मीटर का, ठीक है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का मैदान होता है 12x8 मीटर का। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका, ये क्वेश्चन भी आ चुका, ठीक है। तो पुरुषों का जो मैदान है वो आपका 13x10 मीटर का होगा, और महिलाओं का जो है वो 12x8 मीटर का मैदान होगा। इस तरीके का आपका मैदान होता है जहां से आपके क्वेश्चन भर भर के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। यानी कि 1 नंबर आपका जरूर से आपको यहाँ से देखने को मिलता है। ये आपका 13 मीटर की आपकी ये लेंथ हो गई, और अगर ब्रेड्थ की बात की जाए तो ये आपकी 10 मीटर की हो गई। तो इसके बीच में एक लाइन होती है जिसको क्या बोलते हैं हम, मिड लाइन। मिड लाइन याद रखना क्योंकि ये आपके एग्जाम के अंदर आता है, मिड लाइन बोलते हैं बीच वाली लाइन को। और ये आपका फिर 6.5 और ये फिर से आपका 6.5 मीटर का हो गया, ठीक है। यानी कि अगर 13 मीटर को हम डिवाइड करेंगे बीच में से मिड लाइन देकर तो आपका 6.5 मीटर का आपका ये बन जाएगा। फिर जो मिड लाइन है इससे 1 मीटर, 1 मीटर इस तरफ जो आपकी लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, 1 मीटर पर आपकी कौन सी लाइन होती है, बोक लाइन, बोक, BOCK, बोक लाइन, ठीक है। ये आपके एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है कि मिड लाइन से 1 मीटर पर कौन सी लाइन होती है आपकी कबड्डी के मैदान में, तो कौन सी होती है, बोक लाइन। फिर आपकी आएगी 1.75 के ऊपर, 1.75, 1.75 मीटर पे आपकी लाइन होती है, ये होती है आपकी बोनस लाइन। कौन सी लाइन होती है आपकी, बोनस लाइन। और फिर आपकी होती है लास्ट में ये वाली जो आपकी होती है इसको बोलते हैं एंड लाइन, एंड लाइन। तो अगर बात की जाए कि मिड लाइन जो बोक लाइन है वो और एंड लाइन जो है आपकी, यानी कि ये जो बोक लाइन है और एंड लाइन, इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, तो इनकी अगर डिस्टेंस की बात करें तो देखो 6.5 माइनस में ये मिड लाइन से कितनी दूरी पर है, 1 की दूरी पर है, तो कितनी हो गई आपकी 5.5 मीटर। तो इस तरीके से जो भी आपसे पूछे कि बोनस लाइन और एंड लाइन में कितना डिफरेंस है, बोनस लाइन और बोक लाइन में कितना डिफरेंस है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर बात की जाए यहाँ से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं कि जो कबड्डी है इसकी प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा प्लस 5 आपके अन्य खिलाड़ी होते हैं, 5 जो होते हैं वो आपके अन्य खिलाड़ी होते हैं। इस गेम के अंदर अगर आपसे रेड टाइम की बात की जाए, रेड टाइम, तो ये आपका कितना होता है 30 सेकंड का। रेड टाइम कितना होता है आपका 30 सेकंड का। 2 क्वेश्चन और देख लो।
शायद 3 भी बन जाए आपके। प्रो कबड्डी लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत है वो 2014 से हुई थी। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? 2014 से। अगर बात की जाए इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जो है वो आपका वर्ष 2004 में बनाया गया था। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में, जयपुर राजस्थान में। क्वेश्चन को देख लो, कबड्डी की कौन कौन सी आपकी जो आधिकारिक शैलियां हैं, तो कौन कौन सी आपकी? संजीवनी, अमर, हुत्तड़ू और गामिनी। अगर बात की जाए कि जो ये आपकी कबड्डी का जो मैदान है इसकी लेंथ कितनी है, तो पुरुषों के लिए 13 गुना 10 मीटर की है, महिलाओं के लिए 12 गुना 8 मीटर की है। ये आपने देख लिया। प्रो कबड्डी लीग की स्थापना 2014 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी, प्रो कबड्डी लीग की। और इंटरनेशनल हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, तो ये आपका 2004 में बना था। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान के अंदर। कबड्डी के अंदर कितने खिलाड़ी हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी की प्रत्येक टीम में, और 5 अन्य खिलाड़ी होते हैं, 5 अन्य खिलाड़ी होते हैं। रेड टाइम की अगर बात करें तो रेड टाइम आपका 30 सेकंड का होता है। कितना होता है आपका रेड टाइम? 30 सेकंड का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम गायक या फिर गायिका है? कितने आपके ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये आपके कितने हैं? तो ये आपके 4 हैं। कौन कौन से? पहला हो गया आपका भारत रत्न। आप तब तक आंसर कर लीजिए, तब तक मैं आपको बता देती हूँ। पहला भारत रत्न, फिर आपका होगा पद्म विभूषण, थर्ड नंबर पे आपका आएगा पद्म भूषण, और फोर्थ नंबर पे आएगा आपका पद्म श्री। तो सबसे बड़ा कौन सा है? भारत रत्न। दूसरे नंबर पर आपका पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। तो आपने पढ़ लिया होगा ऑप्शन को। AR रहमान, RD बर्मन है, MS सुब्बुलक्ष्मी है, या फिर जाकिर हुसैन है। और अगर फिफ्थ अगर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में भी आया था 2019 का जो एग्जाम था उसमें, ठीक है। तो वहां पर ऑप्शन दे रखा था, इसमें एक ऑप्शन और दे रखा था आपको, लता मंगेशकर। और सभी स्टूडेंट ने, यानी कि 90% के समथिंग स्टूडेंट्स ने क्या किया था? मंगेशकर, कि लता मंगेशकर को ही टिक कर दिया था, ठीक है। लेकिन याद रखना लता मंगेशकर की अलग डेट है। तो यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि MS सुब्बुलक्ष्मी। इनको कब प्राप्त हुआ था? 1998 के अंदर इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया था? 1998 के अंदर। इनको इसके अलावा कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? तो इनको एक रमन मैग्सेसे से मिला था, जो कि फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। कौन सा है? रमन मैग्सेसे। 1900 रमन मैग्सेसे 1974 में मिला था इनको। और एक इनको पद्म विभूषण, पद्म विभूषण मिला था 1975 में। PV से याद रखना, पद्म विभूषण 1975 में। लता मंगेशकर की अगर बात की जाए तो इनको वर्ष 2001 में मिला था। इनके साथ किसी और को भी मिला था। लता मंगेशकर के साथ और किसको मिला था 2001 में भारत रत्न? किसको मिला था? एक शहनाई वादक थे, जल्दी से कमेंट करो कौन थे? शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। ये तो क्या थी? म्यूजिशियन थी लता मंगेशकर। कौन थी? म्यूजिशियन, यानी कि गायिका थी। बिस्मिल्लाह खां जो आपके शहनाई वादक थे, इनको भी वर्ष 2001 में मिला था, बिस्मिल्लाह खां। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर AR रहमान, AR रहमान। तो इनको क्या मिला था? ऑस्कर से सम्मानित किया गया था वर्ष 2009 में, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनका एक गाना बहुत ज़्यादा चर्चा में था, जय हो। इस सॉन्ग के लिए मिला था। मिलेनियर डॉग वगैरह नाम है इसकी जो मूवी है उसका, ठीक है। स्लम मिलेनियर डॉग कुछ ऐसा नाम है उसकी, एक मूवी ये सॉन्ग है, जय हो सॉन्ग के लिए इनको कौन सा प्राइज मिला था? ऑस्कर प्राइज। और अगर पहला यहाँ पर एक और चीज देख लीजिए, इसी सॉन्ग के लिए पहला ग्रेमी मिला था, पहला ग्रेमी अवार्ड, और वो भी एक लेडीज को मिला था, ठीक है। पहला ग्रेमी किसको मिला था? और इसी सॉन्ग के लिए मिला था, जय हो सॉन्ग के लिए। किसको मिला था? तन्वी शाह को, तन्वी शाह। उनको जो है पहले ग्रेमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वर्ष की अगर बात की जाए तो 2010 में। इनको पहले 2009 में जय हो सॉन्ग के लिए ऑस्कर मिल गया था AR रहमान को। उसके बाद में पहला ग्रेमी अवार्ड मिला था तन्वी शाह को 2010 के अंदर। इसके अलावा आपके जो जाकिर हुसैन है वो भी आपके चर्चा में रहेंगे करंट के हिसाब से, क्योंकि जो जाकिर हुसैन है उनकी वर्तमान में मृत्यु हो गई है। तो इनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप पढ़ के चले जाना। अगर बात की जाए जाकिर हुसैन है, इनका एक क्वेश्चन बनता है, पद्म विभूषण इनको मिला था 2023 के अंदर, याद रख लेना, पद्म विभूषण 2023 में मिला था, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। और अगर पूछी जाए कि जो जाकिर हुसैन है वो किस चीज से संबंधित थे? जाकिर हुसैन तबला वादक थे,
क्या थे? तबला वादक जाकिर हुसैन। ठीक है। अगर बात करें आर डी बर्मन, आर डी बर्मन के बारे में, अगर आर डी बर्मन की बात करें तो इनको पंचम दा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम के अंदर आ चुका कि पंचम दा के नाम से किनको जाना जाता है? आर डी बर्मन को। और ये कौन थे? एक म्यूजिशियन थे, यानी कि गायकार थे। ठीक है। ये तो पहला महिला ग्रेमी हो गया आपका 2010 में जो तन्वी शाह को मिला था। अगर बात की जाए पहला पुरुष ग्रेमी, पहला पुरुष ग्रेमी अवार्ड किनको मिला है? 1968 में मिला था आपका। ठीक है। ये 2010 में तन्वी शाह को बाद में मिला है। ये आपका 1968 में पहले ही मिल चुका था। किसके लिए? वेस्ट मीट ईस्ट, पश्चिम का पूर्व से मिलन। ठीक है। इसके लिए इनको 1968 के अंदर, यानी कि 1968 के अंदर ही आपका जो है वो अवार्ड मिल चुका था, ग्रेमी पुरस्कार, पश्चिम से पूर्व का मिलन। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट थे कि जो पहला भारत रत्न है वो किसको मिला था? एम एस सुब्बुलक्ष्मी को मिला था 1998 के अंदर। रमन मैग्सेसे इनको 1974 में मिला था और एक साल बाद ही इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, ए आर रहमान को ऑस्कर पुरस्कार 2009 में मिला था जय हो सॉन्ग के लिए। और ये कौन सी मूवी का सॉन्ग है ये आपको कमेंट करना है। ठीक है। मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, बाकी आप इसको कमेंट जरूर करना। पहला ग्रेमी अवार्ड जो है वो महिला के लिए तन्वी शाह को 2010 में मिला है। अगर आर डी बर्मन की बात की जाए तो इनको पंचम दा के नाम से जाना जाता है और ये एक म्यूजिशियन है। जाकिर हुसैन आपका पद्म विभूषण 2023 के अंदर मिला था, तबला वादक है। लता मंगेशकर एक म्यूजिशियन है, 2001 के अंदर इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और बिस्मिल्लाह खां जिनको 2001 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, किस चीज के लिए? यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, शहनाई वादक, शहनाई वादक। ठीक है। पहला पुरुष ग्रेमी मिला था 1968 के अंदर, पश्चिम का पूर्व से मिलन, यानी कि वेस्ट मीट ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 देखना। केरल राज्य में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? केरल राज्य में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके मकर संक्रांति, यहां पर आपके ऑप्शन है मकर संक्रांति, माघ बिहू, मकर विलक्कू या फिर लोहड़ी। केरल राज्य में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? जो आपका मकर संक्रांति का त्योहार है उसके अन्य नाम है, अनेक नाम है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मकर संक्रांति को केरल में कहते हैं मकर विलक्कू। क्या कहते हैं? मकर विलक्कू। कब मनाया जाता है आपका? हर वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। अगर बात की जाए केरल में कौन से मंदिर में मनाया जाता है? ये आपका सबरीमाला मंदिर। कौन सा मंदिर है? सबरीमाला मंदिर। और कौन से भगवान को समर्पित है आपका ये त्योहार? तो वहां पर अयप्पन भगवान को समर्पित है, अयप्पन। ठीक है। अयप्पन भगवान को समर्पित है। यहाँ पर अगर बात की जाए कि मकर संक्रांति के अन्य क्या क्या नाम है, किस राज्य में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? अगर बात की जाए लोहड़ी, लोहड़ी तो लोहड़ी जो है वो आपका पंजाब के अंदर कहा जाता है लोहड़ी। ठीक है। माघ बिहू की अगर बात की जाए, असम, पंजाब। माघी संक्रांति, यहां पर लिख देती हूं माघी संक्रांति भी इसका नाम है, माघी संक्रांति। पहले नाम लिख देती हूँ, बाद में आपको स्टेट बताऊंगी। पेड़ा पुडुंगा, पेड़ा पुडुंगा। नेक्स्ट है आपका पाना संक्रांति, मोस्ट इंपोर्टेंट है, माघी भी और पाना भी, पाना संक्रांति। इसके अलावा है आपका उत्तरायण, एलो बिरोधु, एलो बुरोधु। ठीक है। आपका पोंगल, एक है आपका ये देखो माघी संक्रांति है, एक है आपका माघ साझी, माघ साझी। जिनको पता है पहले इसका कमेंट कर दें, उसके बाद में मैं आपको सभी के स्टेट बता दूंगी। ठीक है। उत्तरायण कहाँ का हो गया आपका? गुजरात का, उत्तरायण गुजरात। इसके अलावा जो आपका इंटरनेशनल पतंग महोत्सव है वो भी आपका गुजरात का है, इंटरनेशनल पतंग महोत्सव। नेक्स्ट है आपका
माघी संक्रांति, माघी संक्रांति कहाँ का है आपका? बिहार का है। पेड़ा पुडुंगा आपका कहाँ का है? ये पेड़ा पुडुंगा कहाँ का है आपका? आपको दो ऑप्शन देती हूँ, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इन दोनों में से आपको कमेंट करना है, अरुणाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आपका पाना संक्रांति, ये है आपका उड़ीसा का। पाना संक्रांति कहाँ का है? उड़ीसा का। एक है आपका एलो बुरोधु, एलो बुरोधु, ये कहाँ का है आपका? एलो बुरोधु के एन से कहाँ का है आपका? एलो बुरोधु कहाँ का है? कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक के जैसे हमने फोक डांस देखे थे, कौन कौन से थे आपके? सुग्गी, पढ़िया नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट है भूता आराधना, भूता आराधना। नेक्स्ट आपके पोंगल, पोंगल कहाँ का है आपका? तमिलनाडु का। और ये जो पोंगल है आपका 4 दिन तक मनाया जाता है। एग्जाम के अंदर आ चुका बेटा, इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट बता देती हूँ, वो आप अपने नोट कर लेना। 4 दिन तक मनाया जाता है। पहला है आपका भोगी, भोंगी पोंगल, ठीक है। दूसरा है आपका सूर्य पोंगल। तीसरा है आपका मट्टू पोंगल। और चौथा है आपका, यहां पर लिख देती हूँ, कानुम पोंगल। ठीक है, कानुम पोंगल, ये आपका फोर्थ है कानुम पोंगल। भोंगी पोंगल जो है आपका इंद्र देवता को समर्पित है। सूर्य पोंगल जो है दूसरे नंबर पर, वो आपका सूर्य देवता को समर्पित है। मट्टू जो है, मट्टू वो एक जानवर को समर्पित है। कौन सा जानवर है? बैल, बैल को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया कानून, ये आपको कमेंट करना है कि ये किससे संबंधित है। और मैं आशा करती हूँ अगर आपने अपनी तैयारी थोड़ी बहुत भी कर रखी है तो आप इन चीज़ों के जवाब जो है वो इजीली दे देंगे। नेक्स्ट आपका ये माघ संक्रांति साझी, ठीक है। माघी संक्रांति तो बिहार का है, और माघ साझी आपका कहाँ का है? तो ये भी आपका असम का है। माघ साझी असम, या फिर माघ बिहू। माघ साझी जो है वो आपका, सॉरी ये साझी है, माघ साझी, माघ साझी कहाँ का है आपका? हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का है? माघ साझी हिमाचल प्रदेश। माघ बिहू असम का है। बिहू याद रखना, बिहू जो नृत्य है वो आपका कहाँ का है? त्योहार जो बिहू त्योहार है वो आपका असम का है, तो बिहू से ही आपको याद रखनी है। माघ बिहू असम, माघ साझी आपकी हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपने देख लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका अनडिस्प्यूटेड किसकी आत्मकथा है? एक सेकंड दोस्तों, है आपका अनडिस्प्यूटेड किसकी आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है? केविन पीटरसन की, मोहम्मद अली की, मैथ्यू हैडन की, या फिर माइक टायसन की? तो ये आपकी इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स है वो यहाँ पर करवा दूंगी। और जो आपकी जो जैसे राष्ट्र के अंदर जितने भी आपके खिलाड़ी वगैरह हैं उनसे रिलेटेड जब भी कोई पुस्तक आएगी, क्वेश्चन आपका आएगा, तो वहां पर आपकी ज्यादातर जो आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती है तो वो बुक्स भी आपकी वहीं पर करवा दूंगी। तो ये अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ आपकी किसकी है? माइक टायसन की। किसकी है? माइक टायसन की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? यूएसए के। कहाँ के हैं माइक टायसन? यूएसए के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट बुक्स जो है, फादर देन लाइटिंग, यहाँ पर लिख देती हूँ, फादर देन लाइटिंग, GHTING, लाइटिंग किसकी है? हुसैन बोल्ट की। हुसैन बोल्ट, ये कौन है? धावक है। कौन से कंट्री के? जमैका, जमैका के धावक। नेक्स्ट है आपकी, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, तो इजीली आप इन सभी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। मोमेंट्स, ये किसकी है? रोनाल्डो, सब जानते हैं रोनाल्डो को, सब जानते हैं, जिन्होंने भी तैयारी कर रखी है सब जानते हैं। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, रोनाल्डो पुर्तगाल, कौन है? पुर्तगाली फुटबॉलर। नेक्स्ट है आपका अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल, या फिर दूसरी आपकी बुक है माई लाइफ, माई लाइफ सो फार। किसकी है ये दोनों बुक? मारिया सारापोवा। कहाँ की है ये? रूस की,
टेनिस खिलाड़ी है। ये यहाँ पर दे रखा है नो। नेक्स्ट है आपकी गेम चेंजर। गेम चेंजर किसकी है? शाहिद अफरीदी। नेक्स्ट बुक है आपकी, एक और देख लो, सर्व टू वाइन। सर्व टू वाइन, ये है आपकी नोवाक जोकोविच की। नोवाक जोकोविच को भी हर कोई जानता है। कौन है ये? टेनिस खिलाड़ी है और कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। बेटा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ से, ठीक है। तो हर एक जो आपकी मैंने ये बुक लिखवाई है इन सबको ध्यान से देखते हुए चलना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। रुको एक पेज और ले लेती हूँ, कुछ और बुक्स आपके करवा देती हूँ यहीं पर। कुछ आपके यहाँ पर करवा देती हूँ। नेक्स्ट आपकी बुक है, देखो जो भी बुक करवा रही हूँ सभी बुक आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सबको लिख लेना, ठीक है। बोथ फिट ऑन द ग्राउंड, ये किसकी है? डेविड बेकहम। बेकहम हर कोई जानता है, फुटबॉलर है। कहाँ से? फुटबॉलर इंग्लैंड, इंग्लैंड से। कहाँ से है ये? इंग्लैंड से है। नेक्स्ट यहाँ पर बुक है हमारी, देखो कुछ और बुक्स देख लेना जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। प्लेइंग इट माई वे, माई वे। आंसर देते हुए चलना साथ में, क्योंकि हर किसी को आंसर का पता है यहाँ पर, ठीक है। इन बुक्स का आपको आंसर भी पता है तो आंसर देते हुए चलना। बिलीव। नेक्स्ट है यहाँ पर ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। नेक्स्ट है आपकी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इतने ही ठीक है या और करवाऊं? कमेंट कर दिया करो। देखो आपकी जो मैं क्लास डालती हूँ इसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन है, जहाँ जिस भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन करवाना है आप मुझे कमेंट कर देना उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो वही टॉपिक वो जो टॉपिक है वहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको कवर करवाऊंगी, एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं करवाऊंगी। जो जहाँ से आपके क्वेश्चन पहले बन चुके 100% जो बन चुके हैं, और जो आगे आने की 99% जो संभावना है, 100 तो मैं नहीं बोल सकती, 99% जो संभावना है वो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो प्लेइंग इट माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर। ये सभी बुक जो इंडिया के खिलाड़ी हैं उनकी है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर जो अभी करवाऊंगी, पांचों बुक देख लेना। बिलीव किसकी है? बिलीव कर ली होगी अब तक तो आपने। सुरेश रैना किसकी है? सुरेश रैना। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी है? सौरव गांगुली। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। तो ये आपकी सभी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि आपको जितनी भी मैंने 10 के करीब आपकी बुक्स करवाई हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको रिवाइज कर लेना। जितनी भी चीज़ें जो मैंने करवाई है इस पीडीएफ के अंदर, जितनी भी करवाई है इस वीडियो के अंदर जितनी भी करवाई है, या आने वाली जो वीडियो के अंदर करवाऊंगी, उन वीडियो को आप बाद में देखना, पहले इसको रिवाइज करना फिर नेक्स्ट वीडियो को पर चलना, ठीक है। क्योंकि हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी, 2 क्वेश्चन, और आपको 2 में से दोनों सही करने हैं, ठीक है। 2 में से दोनों सही करने हैं जो कि आपकी इस वाले वीडियो से होंगे, ये भी याद रखना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखना यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे भारत की प्रस्तावना में नहीं है? कौन सा नहीं है? संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या फिर साम्यवादी। कौन सा शब्द हमारे भारत की प्रस्तावना में नहीं है? तो आपका संप्रभुता भी है, समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, क्योंकि आपने पॉलिटी तो कवर कर रखी होगी अच्छी से। अगर नहीं भी कर रखी तो आप मेरी सीरीज के साथ जुड़े रहें। अगर आपने देखी हो हमारी जो प्रस्तावना है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो साम्यवादी है ये शब्द आपका नहीं है। आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी, आपकी जो प्रस्तावना है वो कौन से वाक्य से या कौन सी लाइन से आपकी स्टार्ट होती है? तो हम भारत के लोग, कहाँ से स्टार्ट होती है? एग्जाम के अंदर आ चुका बेटा क्वेश्चन, ठीक है। याद रखना, हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये तीनों जो है वर्ड जो है आपके उसके अंदर लिखे हुए हैं और ये नहीं लिखा हुआ। अगर बात की जाए कि जो प्रस्तावना है उसको कब अपनाया गया था,
अपनाया प्रस्तावना को, ठीक है। प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। जो क्वेश्चन में लिखती जाऊं आपका इंपॉर्टेंट है, सभी याद करके चलना, ठीक है। अपनाया 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को अपनाया गया था। कहाँ से ली गई है प्रस्तावना? यूएसए के संविधान से ली गई है। अगर बात की जाए, ये तो प्रस्तावना है, भाषा कहाँ से ली गई है प्रस्तावना की? भाषा, तो भाषा ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है प्रस्तावना का मसौदा या फिर जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और आपका एक शब्द जोड़ा गया था यहाँ पर, अखंडता शब्द। अखंडता शब्द जो है वो जोड़ा गया था आपका। तो ये पूछा गया है कि वो जो शब्द आपका बाद में जुड़ा था, तो वो शब्द आपका कब जुड़ा था और कौन से संविधान संशोधन के तहत जुड़ा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बेटा एग्जाम के अंदर काफी बार आ चुका। तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था आपका, 42वां हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। इस चीज को ऐसे याद रखना, 4 और 2 अगर प्लेस करेंगे तो कितना हो गया? 6। तो 1976 में, 1976 के अंदर ये आपका संशोधन हुआ था। इसके अंदर आपका अखंडता शब्द जो है वो जोड़ा गया था। फिर से देख लो, हमारे भारत की प्रस्तावना में कौन सा शब्द लिखा हुआ नहीं है? संप्रभुता आपका लिखा है, समाजवादी लिखा है, पंथ निरपेक्ष आपका लिखा है, साम्यवादी आपका नहीं है। अगर बात की जाए कि जो भारत की प्रस्तावना है उसको कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को इसको जो है वो अपनाया गया था। अगर बात की जाए प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, कौन से संविधान से ली गई, सॉरी कौन से देश के संविधान से ली गई है, तो प्रस्तावना आपकी यूएसए के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और प्रस्तावना का जो मसौदा या फिर ड्राफ्ट है वो पीटी नेहरू के द्वारा, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है ये आपका तैयार किया गया था। यहाँ पर एक आपका शब्द जोड़ा गया है, अखंडता। कौन सा शब्द जोड़ा गया है आपका? अखंडता। तो अखंडता शब्द जो है वो आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है वो आपका जोड़ा गया था। तो यहाँ पर हम लोग एक नजर मारते हैं आपकी प्रस्तावना के ऊपर। तो एक बार ध्यान से देख लेना, क्योंकि प्रस्तावना से आपका हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर से जरूर आता है। तो देखो, भारत का संविधान उद्देशिका, यानी कि उद्देशिका बोल दो या फिर प्रेम्बल बोल दो या फिर प्रस्तावना बोल दो, ठीक है। ये तीनों एक ही चीज के शब्द हैं। देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रतात्मक गणराज्य बनाने के लिए था उसके संसद नागरिकों को। यहां से पढ़ना, समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय कितने प्रकार के हैं आपके? तो 3 प्रकार के न्याय आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर, फिर से देख लेना, समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। नेक्स्ट आपका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है आपकी? 5 प्रकार की। कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। फिर न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और आपके राजनीतिक न्याय। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, क्षमता 2 प्रकार की है आपकी। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। यहाँ पर जो अखंडता शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन के तहत आपका जोड़ा गया है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ठीक है, को एक ये एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और ये आत्मार्पित करते हैं, आत्मा अर्पित करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है दोस्तों, इसलिए पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ये आपकी इंग्लिश की प्रेम्बल दे रखी है, यानी कि प्रस्तावना दे रखी है, आपकी हिंदी में है। तो ये आपको पीडीएफ के अंदर दे दी जाएगी और आप इसको आराम से जूम करके पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्त नहीं है? निवास स्थान, संपत्ति रखना, वंश या फिर पंजीकरण। कौन सी नहीं है? भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्त कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? संपत्ति रखना। देखो, निवास स्थान आपका होना चाहिए, वंश भी है, आपका पंजीकरण भी है। कितने प्रकार की है ये आपकी? 5 प्रकार की है। 2 और बताओ आप मुझे। वंश, पंजीकरण, एक आपका हो गया प्राकृतिकरण, प्राकृतिकरण, एक आपका निवास स्थान हो गया, ठीक है। 1 2 3 4, एक 5वीं बताओ आप मुझे, 5वीं बताओ, 5वीं कौन सी है आपकी? तो 5वीं है आपका क्षेत्र को शामिल करके, क्षेत्र को शामिल करके। जैसे आपने सिक्किम को किया था, तो जैसे हमारी सरकार ने सिक्किम को भारत के अंदर शामिल कर लिया था, तो ऑटोमेटिक जो सिक्किम के जितने भी लोग हैं उन सभी को जो है वो भारत की मान्यता प्राप्त हो गई थी। समझ गए आप बात को? तो कौन कौन से हैं आपके 5 शर्तें? कौन सी है? निवास स्थान, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण और आपका क्षेत्र को शामिल करके। अगर बात की जाए कि नागरिकता अधिनियम संशोधन आपका जो है वो कब आया था? 1955 में आया था। संशोधन कितनी बार हो चुका?
संशोधन अब तक कितनी बार हो चुका, तो इसके अंदर 6 बार संशोधन किया जा चुका, 6 बार संशोधन किया जा चुका, 6 बार हो चुका। ठीक है, ये आपका कब लागू हुआ था, तो ये आपका हुआ था 2019, ये आपका हुआ था। लागू की अगर बात की जाए, पहले पारित की बात करेंगे। पारित कब हुआ आपका, ये आया था 2019 में। ठीक है, पारित अगर पूछे आपसे पारित कब हुआ, तो पारित हुआ था 11 दिसंबर 2019 को, 11 दिसंबर 2019 को। लागू कब हुआ था आपका, 10 जनवरी 2020 को, 10 जनवरी 2020 को, 11 दिसंबर 2019 को लागू हुआ, 10 जनवरी 2020 को ये पारित हुआ, और 10 जनवरी 2020 को ये जो है वो आपका लागू हो गया था। CAA क्या है आपका, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। बात की जाए कि नागरिकता, तो नागरिकता संविधान के कौन से भाग में है, तो नागरिकता का वर्णन जो है वो भाग 2 में किया गया है। और आर्टिकल कौन से हैं आपके, आर्टिकल 7 आर्टिकल आपके टोटल हैं, कौन से, 5 से 11, यानी कि 1 से 4 को अगर हटा दे तो 5 से 11 जो है उनके अंदर आपकी नागरिकता आती है। और अगर बात की जाए कि जो नागरिकता पर जो कानून बनेगा उसका अधिकार किसको है, पहले तो हम बात करेंगे नागरिकता आपकी कहाँ से ली गई है। भारत के अंदर कौन सी नागरिकता है आपकी, एकल नागरिकता। कहाँ से ली गई है, ये आपकी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और कानून किसको है, कानून किसके पास में है, नागरिकता के अंदर कोई भी चेंजमेंट करनी है, कोई भी कानून बनाना है, तो उसका जो भी कानून बनाना है उसका अधिकार जो है वो आपका संसद के पास है। और कौन से एक्ट के अंदर है ये आपका, ये चीजें आपकी आर्टिकल 11 के अंदर निहित है। कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 11 के अंदर निहित है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जिसको भी भारत की नागरिकता त्यागनी है तो वो किस तरीके से नागरिकता को त्याग सकते हैं। 3 तरीके बताए गए हैं आपके, तो वो चीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से अरब वासियों के भारत पर आक्रमण के मुख्य कारण क्या थे, धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, समाज सुधारना, ए और बी दोनों। देखो समाज सुधारने से तो उनको कोई मतलब नहीं था किसी प्रकार का भी, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए और बी, यानी कि धन लूटने के लिए आए थे और इस्लाम धर्म का वो लोग प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो फर्स्ट अगर बात की जाए सफल आक्रमण की, तो देखो असफल तो सबसे पहले उन्होंने आक्रमण किया था 711 AD में, तो किसके द्वारा किया गया था, अबेदुल्ला के द्वारा, अबेदुल्ला के द्वारा। अरब वासियों की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं, अबेदुल्ला के द्वारा किया गया था। एक आपका बुदेल के द्वारा किया गया था। लेकिन जो सिंध का राजा दाहिर था, राजा दाहिर सिंध का राजा था, ठीक है, राजा दाहिर जो था वो भारत में था, और उन्होंने क्या था, जैसे इन लोगों ने आक्रमण किया तो इन लोगों की हार हो गई थी और राजा दाहिर जो है उन्होंने विजय प्राप्त की थी। लेकिन उसके बाद में 712 AD में कौन आया था, कासिम आया था, और कासिम ने जो है वो भारत पर सफल आक्रमण किया था। कासिम आया था, ठीक है, और इसने क्या किया था, सफल आक्रमण किया था और इसकी विजय हुई थी। पहला अरब आक्रमणकारी अगर पूछे तो कौन था आपका, कासिम। यहां पर दोबारा लिख देती हूं, कासिम, पहला सफल अरब आक्रमणकारी कासिम। तो कासिम से क्वेश्चन बनता है, एक बार देख लीजिए, सिंध पर जजिया किसने लगाया था, सिंध पर जजिया किसने लगाया था, जजिया कर होता था आपका एक, तो सिंध पर जो जजिया कर है वो किसके द्वारा लगाया गया था, कासिम के द्वारा लगाया गया था। विजय प्राप्त होने के बाद उसने क्या किया था, सिंध पर जजिया कर लगा दिया था। सबसे पहले 711 AD में अबेदुल्ला बुदेल के द्वारा जो आक्रमण किया गया था वो आपका असफल आक्रमण रहा था। राजा दाहिर उस टाइम पे जो है वो भारत के राजा थे, शासक थे, और उनकी जीत हुई थी, यानी कि उन्होंने विजय प्राप्त की थी। उसके बाद में ही 712 AD में बात की जाए तो कासिम भारत में आया था, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, और इन्होंने सिंध पर जजिया कर लगाया था। तो ये आपकी लास्ट क्वेश्चन था बेटा। सभी क्वेश्चन मैंने अच्छे तरीके से एनालाइज करवा के आपको करवाए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है, 1 मिनट, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, चाहे आपका कोई एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, इसके अलावा कोई भी आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो, जिसके अंदर कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंक का हो, स्टेट लेवल का हो, जिसके अंदर आपका जीके जीएस का पोर्शन पूछा जाता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊँ जो कि आपको हर एक एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। आपको बेटा अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं एक चीज़ बता देती हूँ, चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है, वीडियो के अंदर मत देखना, चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर आपको जो है वो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के बाद वहीं पर आपको जो है वो हर एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे, आप मुझे सपोर्ट करेंगे, तो मैं आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन की पीडीएफ लाने वाली हूँ, एक वीडियो लेकर आऊंगी जो कि आपकी मैराथन वीडियो रहेगी। और उस वीडियो के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो आपके पहले एग्जाम के अंदर आ चुके हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, चाहे जैसे हिस्ट्री लगा लो, हर एक सब्जेक्ट के आपके अलग अलग वीडियो होगी, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक, आपकी हिंदी हो गई, जितने भी हैं, देखो जीके जीएस के अलावा आपके जितने भी हैं, जैसे आपका एक तो हिंदी हो गया, एक कंप्यूटर हो गया, उनकी भी मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी, मैराथन वीडियो, जो कि रिसेंट में जो आपके एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।